फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब इस सेगमेंट में हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये बड़ा हम इस दफ़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि तीसरी मरतबा ये लग रहा है एक बज़ाहिर के नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर बनते हैं वज़ीर आज़म तो ये बड़ा तीसरी मरतबा उनका ये टर्म होगी। हाउ डू यू सी जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं, जिस माहौल में हुए हैं, ये इलेक्शंस काबिल कबूल होंगे पहले तो इंडियन अवाम के लिए, या इस पे क्वेश्चंस रहेंगे? क्योंकि बहुत हमने देखा है कि ये शिकायत रही हैं अपोजिशन की तरफ से उनकी कि बहुत सप्रेस किया गया, उस तरह से फ्री एंड फेयर माहौल नहीं दिया गया। हाउ डू यू सी कितने ये एक्सेप्टेबल हैं, कितने शफाफ इलेक्शन हुए, और आपकी क्या प्रेडिक्शन? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि नॉर्मली हिस्ट्री यही कहती है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस है उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। पहली बात, इस दफा पोजीशन थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मेजर ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, उनकी दोनों की लीडरशिप को जेलों में भी डाला, उनको सजाएं भी दिलवाने की कोशिश की। बल्कि आम आदमी की पार्टी के जो लीडर थे वो जेल में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और आज फिर वो दोबारा जो है वो खुद ही जेल में चले गए हैं। इस हवाले से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंडियन मीडिया जो कि बड़ा कॉम्प्रोमाइज मीडिया समझा जाता है, जिसको इंडिया की अवाम और ऑपोजिशन गोदी मीडिया कहती है, वो कहते हैं कि इंडिया जो अलायंस है, जो कि काफी जमातों का एक अलायंस है जिसको कांग्रेस ऑलमोस्ट लीड कर रही है, वो 295 सीटें लेगी। लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स एक ही फिगर बता रहे हैं, मिलती जुलती तकरीबन 350 के करीब जो है वो सीटें ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर वो 350 सीटें ले जाते हैं अपना उनका जो एनडीए का जो अलायंस है उसके साथ, तो उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी होगी, वो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां कर सकते हैं। याद रखें कि नरेंद्र मोदी अब तो ये कह रहे हैं कि मैं 1000 साल की प्लानिंग करके जाऊंगा इंडिया के लिए। वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं और जो उनके वादे होते हैं, खासतौर पे जो अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं, मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, उन्होंने वो भी बनाया। उन्होंने कहा हम 370 और 35A को रिवोक करेंगे, उन्होंने माजी में वो भी कर दिया। तो वो बहुत सारे जो प्रोमिसेस हैं, एंड अबव ऑल जो उन्होंने इंडिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, कहा यह जा रहा है कि अगले साल 2025 और 26 के अंदर ये IMF की प्रोजेक्शंस हैं कि इंडिया अगेन जो है वो जापान एंड जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हम आइंदा कुछ साल में, अगले 5 साल तक हम $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जा रहे हैं, अभी $3.8 ट्रिलियन है। तो वो जो बहुत सारी जो ग्लोबल एक स्टेज पे नरेंद्र मोदी इंडिया के रेलेवेंस में तो बात ये बताइए कि वो उनके लिए तो इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा उनका टेन्योर रहा है, लेकिन द थिंग इज कि यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि एक एक्सट्रीमिज्म जो है वो हम इंडिया में नजर आता है उनके रजीम के अंदर, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेचैनी भी बढ़ती है, ऐसे वाक़यात भी होते हैं जहाँ पर जो अक़लियतें हैं वो हमें एहतजाज करती नजर आती हैं और एक एक्सट्रीमिज्म नजर आता है। आपको लगता है कि ये इतनी बेचैनी है माशरे में कि वो फिर भी इसके बावजूद भी उनको पसंद करेंगे कि वो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन जाए? देखें, भारत के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो हिंदू हैं और एक बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी जो उसमें माइनॉरिटीज की बात आप कर रही हैं, बिल्कुल आप मणिपुर में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, ओवरऑल जब पहले 1-2 जो फेजेस के अंदर जब पोलिंग हुई भारत के अंदर, तो जो वोटर टर्नआउट कम हुआ तो नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, तकसीम दोबारा पैदा करनी शुरू कर दी। उनको ये था मैं शायद कहीं हार ना जाऊं। तो क्वेश्चन ये है कि ये बातें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि काफी ज्यादा उन्होंने मुआशरे के अंदर तकसीम पैदा की है, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई बैनुल अक़वामी ताकतें इसके ऊपर बोलती हैं कि आप माइनॉरिटीज के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और लग तो ये रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है उससे भी यही पता लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इसके बावजूद जो है वो जीत जाएंगे। ठीक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के तनाजुर में भी थोड़ा बताएं, पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि उनकी कई पॉलिसी में कहीं चेंज आएगा या जिस तरह भी उनके टेन्योर्स हमने देखे हैं वही कंटिन्यू रहेगा? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी की बड़ी एक क्लियर पॉलिसी रही है। वो कहते हैं कि हमने भारत को पाकिस्तान के लेंस से चलाना बंद कर दिया है। अब वो एक आजाद मुल्क है, वो जैसे जिंदगी गुजारना चाहें गुजारें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के रेफरेंस से वो ये बात करते हैं और ये बात उन्होंने अवाम के दिमागों और दिलों में डाल दी है कि अगर इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो हम घुस के मारेंगे। सो वो ये नैरेटिव के जरिए पाकिस्तान को देख रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं हमने उनसे बात ही नहीं करनी क्योंकि हमारा उनसे कोई लेना देना बनता नहीं हो, वो अपना कारोबार करें, हम अपना काम करें।
पाकिस्तान जो है वो जारी बात है बड़ी दफा सिग्नलिंग कर चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत जो है, अभी अगले दिन नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट जारी की थी, कहा था, फिर उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, साथ डार ने भी सिग्नल्स किए हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कारोबार और बात अभी पाकिस्तान से नहीं करना चाहते क्योंकि अभी हालात अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और बहुत सारे वो उनके दहशतगर्दी को लेकर के वो बातें करते हैं। गो के पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से हमारी पॉलिसी क्लियर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बात नहीं करना चाहता, और ना ही कोई इस वक्त बड़ी ताकत है जो इंडिया को मजबूर कर सके, ना ही अमेरिकन ये कर सकते हैं, ना ही कोई और मुल्क कर सकता, क्योंकि वो तमाम ममालिक को कहते हैं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, इसमें हम खुद देखेंगे। और जब से उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, वो तो कहते हैं ये हमारा बिल्कुल इंटरनल मामला है, किसी को कोई राय नहीं है। सो लगता नहीं है कि पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान ब्रेक थ्रू होगा, और ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है। हाँ, जो उन्होंने इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज की, वो यही कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे, तो उन्होंने इसको डॉक्टर साहब से मैं सिर्फ इसराइल के हवाले से डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो अमेरिका ने जंगबंदी की तजवीज़ दी है और इस पे इसराइली वुज़रा ने मुस्ताफ़ी होने की धमकी दे दी है, तो आप क्या समझते हैं, ये मनसूबा भी काबिल अमल होगा या क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर दो किस्म के बड़े सख्त प्रेशर है बाइडेन साहब के ऊपर। एक तो ये जो ट्रंप साहब को सजाएं दी गई हैं, ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दूसरा, जो लिबरल जो सेक्शन है अमेरिकी सोसाइटी का, वो कॉन्टिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहा है। खासतौर पे इस प्रोटेस्ट को यूनिवर्सिटियों में लीड किया गया है। और आपको पता है ये इलेक्शन ईयर है, अभी प्राइमरी शुरू हो जाएंगी, नॉमिनेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, अब सिर्फ 2-3 महीने की बात है। सो बाइडेन नहीं चाहते कि ये वॉर रहे और वो घर में भी लड़ते रहें और बाहर भी जो उनके लिए मसले पैदा हो। और दूसरी बात यह है कि इसीलिए जो बाइडेन साहब प्रपोजल लेके आए हैं नेतन्याहू, ये तो कहते हैं हम इसको, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन उनको मानना पड़ेगा क्योंकि ये अब इलेक्शन का टाइम शुरू हो चुका हुआ है। और ये जो प्रपोजल है, ये जारी बात है कोई वो इतना बड़ा प्रपोजल नहीं है, माजी में भी यही प्रपोजल था, लेकिन ये अब बाइडेन साहब की जो प्रेशर है वो उनके ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। अभी कल मैं देख रहा था कि ट्रंप साहब ने अमेरिका के अंदर, आई थिंक न्यू जर्सी के अंदर, कहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत बड़ी स्पीच की है, स्टेडियम में लोग इकट्ठे हुए थे, लोग उनको वेलकम कर रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको सजाएं भी हो सकती हैं। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर वो इस जंग को बंद करना चाहते हैं, इस फ्रंट को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी तादाद पे तकरीबन अपना जो डिफेंस बजट है उसको $800 अरब तक ले गई है। एक तरफ यूक्रेन में पैसा लगा रहे हैं, वो गजा में पैसा लगा रहे हैं, और वो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए भी पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि इन मामलात को कंट्रोल करें। इसके ऊपर सीज़फायर होना चाहिए ताकि हम सिचुएशंस बन रही हैं कि उसकी वजह से उन्हें ये पॉलिसी लानी पड़ेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।